हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो आपके आने वाले आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। पहला क्वेश्चन है, विच हार्मोन्स इज़ हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन हेल्पफुल है? तो ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए जो हार्मोन्स हेल्पफुल है वो है एफएसएच। कौन सा हार्मोन? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या करता है? ओवेरियन फॉलिकल्स के ग्रोथ को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मैनिफेस्ट विद फीवर कैथल सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट फॉलोड बाय टिपिकल रेसेज। इनमें से कौन सी डिजीज़ में हमें फीवर कैथल सिम्टम्स ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं, साथ में टिपिकल रेसेज में? तो कौन से डिजीज़ में देखने को मिलते हैं ये सिम्टम्स हमें? मिजल्स में। ये सभी सिम्टम्स हमें किस में देखने को मिलेंगे? मिजल्स में देखने को मिलेंगे। वही बात करें हम पोलियोमाइलाइटिस, तो पोलियोमाइलाइटिस में हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। साथ में कौन कौन से सिम्टम्स होंगे? फीवर होंगे, फीवर हमें देखने को मिलेगा, फटिग हमें देखने को मिलेगा, हेडेक हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे सिम्टम्स किसको देखने को मिलेंगे? पोलियोमाइलाइटिस में। वहीं बात करें रूबेला की, तो रूबेला में हमें कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? पिंक और मैकुलो पेपुलार रेसेज हमें देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेगा? पिंक मैकुलो पेपुलार रेसेज हमें देखने को मिलेंगे। कहाँ देखने को मिलेंगे? ये स्टार्ट होंगे फेस में। कहाँ स्टार्ट होंगे? फेस से स्टार्ट होंगे और बाद में कंप्लीट बॉडी में हमें देखने को मिलेंगे। वही बात करें हम टिटनस, तो टिटनस में जो सिम्टम्स हमें देखने को मिलेगा वो है पेनफुल मसल स्पाज्म। कौन सा? पेनफुल मसल स्पाज्म हमें देखने को मिलेगा किसमें? टिटनस में। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट कोज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज क्या है? तो पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कोज है वो है एटोनी ऑफ यूट्रस। क्या है? एटोनी ऑफ यूट्रस। तो आपका आंसर आएगा ए, एटोनी ऑफ यूट्रस क्या है? पोस्टपार्टम हेमरेज का मोस्ट कॉमन कोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वायरस कोज चिकन पॉक्स। इनमें से कौन सा वायरस चिकन पॉक्स कोज करेगा? तो जो वेरिसेला जूस्टर वायरस है वो क्या कोज करता है? चिकन पॉक्स कोज करता है। वहीं बात करें हम पॉक्स वायरस की, तो पॉक्स वायरस कोज करेगा स्मॉल पॉक्स। क्या कोज करेगा? स्मॉल पॉक्स। वहीं बात करें हम क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई की, तो क्लोस्ट्रिडियम टिटनाई क्या कोज करेगा? टिटनस। क्या कोज करेगा? टिटनस कोज करेगा। क्लियर है? चलता है अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ पार्सल प्लेजेंटा प्रेविया। पार्सल प्लेजेंटा प्रेविया में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे? तो पार्सल प्लेजेंटा प्रेविया किसे कहेंगे? पार्सल प्लेजेंटा प्रेविया किसे कहेंगे? कि जो पार्सली प्लेजेंटा हैं, जो प्लेजेंटा हैं वो क्या करती है? पार्शियली कवर कर देती है, कवर द ओपनिंग ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स की ओपनिंग है उसको क्या करेगी? पार्शियली कवर कर देगी। उसे हम क्या बोलेंगे? पार्शियली प्लेजेंटा प्रेविया। यानी कि जो इंटरनल ओस होता है, जो इंटरनल ओस होता है उसको क्या कर देती है? कवर कर देती है। तो इस कंडीशन में हम क्या देंगे पेशेंट को ट्रीटमेंट? इसको देंगे कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे। हमें और कुछ भी नहीं करना है। अगर प्लेजेंटा पार्शियली प्लेजेंटा प्रेविया किसी पेशेंट में देखने को मिल रही है तो उसे हम क्या कर देंगे? कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच apparatus इज यूज टू मेंटेन एनवायरमेंटल कंडीशन सिचुएशन फॉर ए न्यूनेट। न्यूनेट के लिए एनवायरमेंटल सिचुएटेड कंडीशन है, उसमें हम कौन सा अपरेटस यूज में लेंगे? तो एनवायरमेंटल सिचुएटेड कंडीशन के लिए न्यूनेट के लिए हम इंक्यूबेटर यूज में लेते हैं। इंक्यूबेटर क्या प्रोवाइड करता है? हीटेड एंड
ह्यूमिडिफाइड स्पेस प्रोवाइड करवाता है, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, और जितने भी जर्म्स होते हैं उन सभी से क्या करते हैं हम? प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट द जर्म्स से क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए क्या जरूरी है? इनक्यूबेटर जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हेन विल द यूट्रस नॉर्मली रीच द लेवल ऑफ जिप्स्टेनम? जो यूट्रस है वो कितने वीक की प्रेगनेंसी में जिप्स्टेनम लेवल पर पहुंचती है? तो कितने वीक में पहुंचेगी? अराउंड 36 वीक में ये कहाँ पहुंचेगी? 36 वीक गेस्टेशन में ये पहुंच जाएगी लेवल ऑफ जिप्स्टेनम में। वही बात करें हम, जब 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है तो टिल 12 वीक में ये कहाँ होती है? जस्ट अबाउ द प्यूबिक सिम्पाइसिस, जस्ट अबाउ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये होती है 12 वीक में। वही बात करें हम 16 वीक की, तो 16 वीक में ये देखने को मिलती है मिड पॉइंट बिटवीन द अम्लाइकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। मिड पॉइंट में हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलेगी? मिड पॉइंट में हमें देखने को मिलेगी। 20 वीक में, 20 वीक गेस्टेशन में लेवल ऑफ अम्लाइकस हमें देखने को मिलेगी। एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस की लेवल में हमें 12 वीक में देखने को मिलेगी। और 36 से 38 वीक में बात करें तो लेवल ऑफ द जिप्स्टेनम या जस्ट लेवल ऑफ द जिप्स्टेनम हमें देखने को मिलेगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? लेवल ऑफ द जिप्स्टेनम 36 वीक में देखने को मिलेगी, 36 से 38 वीक में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग्स ऑफ चॉइस फॉर नियोनेटल सीजर। नियोनेटल सीजर्स के लिए हम ड्रग्स ऑफ चॉइस कौन सी देते हैं? तो नियोनेटल सीजर्स में जो हम ड्रग्स देंगे उसको बोलते हैं फिनोबार्बिटॉन। कौन सी देते हैं? फिनोबार्बिटॉन हम देंगे नियोनेटल सीजर के लिए, ड्रग्स ऑफ चॉइस है। वही बात करें हम फेनेटोइन की, तो फेनेटोइन हम कब देंगे? सर्जरी के बाद अगर सीजर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, आफ्टर सर्जरी, तो हम क्या देंगे? फेनेटोइन देंगे। बात करें लोराज़ापाम की, तो लोराज़ापाम कब देंगे? हम एंजाइटी को अगर ट्रीट कर रहे हैं तो एंजाइटी के ट्रीटमेंट के लिए, एंजाइटी डिसऑर्डर में हम क्या देंगे? लोराज़ापाम देंगे। और वही बात करें डायज़ापाम, तो एंजाइटी, सीजर्स या मसल स्पाज्म अगर किसी में देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे? डायज़ापाम देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक टू रेड डिस्कलर्ड एरिया विद स्लाइट एडिमा इंडिकेट। पिंक टू रेड डिस्कलर एरिया विद स्लाइड एडिमा, किसी पेशेंट का बर्न हुआ है और बर्न होने के बाद उसका जो एरिया है पिंक से रेड डिस्कलर्ड देखने को मिल रहा है, और साथ में क्या है? स्लाइटली एडिमा देखने को मिल रहा है। तो किस डिग्री ऑफ बर्न में हमें देखने को मिलेगा? तो ये हमें देखने को मिलेगा दोनों में ही। किसमें? एक तो फर्स्ट डिग्री बर्न में और एक सुपरफिशियल बर्न में हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री ऑक्यूपेशन विद बॉडी डिजीज इज सीन इन। प्री ऑक्यूपेशन विद बॉडी डिजीज इज सीन इन, तो कुछ में देखने को मिलेगी ये प्री ऑक्यूपेशन विद बॉडी डिजीज, ये देखने को मिलेगी हमें हाइपोकॉन्ड्रियासिस में। किस में देखने को मिलेगी? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, और इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया भी। इसमें पेशेंट को परसिस्टेंट फियर और विश्वास होता है कि उसमें क्या है? सीरियसली इल है। क्या इसको? परसिस्टेंट फियर होता है पेशेंट को, परसिस्टेंट
फियर होता है और साथ में बिलीफ भी होता है कि उसको क्या है, कोई सीरियस बीमारी है। सीरियस बीमारी है, उसमें क्या करता है, वो बार बार मेडिकल रेस्योरेंस करता रहता है, बार बार अपनी जांचें करवाता रहता है। इस कंडीशन को बोलेंगे हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ 10 इज यूज्ड फॉर। रूल ऑफ 10 कौन सी डिजीज़ में हम यूज्ड करते हैं? तो रूल ऑफ 10 हम लेंगे जो क्लेफ्ट लिप्स रिपेयर जब करवाते हैं तो उस टाइम पे हम रूल ऑफ 10 देखते हैं। तो क्लेफ्ट लिप रिपेयर की हम सर करवाते हैं, रिपेयर करवाते हैं, उस टाइम हम रूल ऑफ देखते हैं। रूल ऑफ 10 क्या है? पेशेंट का वेट 10 पाउंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 पाउंड होना चाहिए। इस बच्चे का हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर DL होना चाहिए। और जो इसकी एज है वो एज क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 10 वीक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 10 वीक होनी चाहिए। तो ये 10 रूल ऑफ 10 हम किस पेशेंट में देखते हैं? क्लेफ्ट लिप्स के रिपेयर में। वही बात करें हम अलग डिजीज़ की, तो इनपरफोरेट एनस किसे कहेंगे? इनपरफोरेट एनस हम कहेंगे एट बर्थ जो डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है एनस में, उसमें हमें ब्लॉकेज देखने को मिलेगा और नॉर्मल बोवेल मूवमेंट नहीं हो पाएगा, उसको बोलेंगे इनपरफोरेट एनस। वहीं बात करें ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रेकिया और इसोफेजस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ट्रेकियो इसोफेजल फिस्टुला बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉल्स बिलीफ अनएक्सप्लेन बाय रियलिटी सेड बाय ए नंबर ऑफ पीपल इज। एक फॉल्स फिक्स बिलीफ एक्सप्लेन रियलिटी जो शो करता है उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम बोलेंगे सुपरस्टिशन। क्या बोलेंगे? सुपरस्टिशन हम इसको बोलेंगे। इल्यूजन किसको बोलेंगे हम? इल्यूजन बोलेंगे कि किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट का एब्सेंस होना लेकिन पेशेंट को आभास होना, और ऑब्जेक्ट तो एब्सेंट है लेकिन उसको क्या हो रहा है? आभास हो रहा है, सेंस हो रहा है, फील हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, ये सभी क्या है? इल्यूजन है। वही बात करें हम डेल्यूजन की, तो फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ को हम क्या बोलेंगे? डेल्यूजन बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी इन मेल। प्यूबर्टी इन मेल में फर्स्ट साइन हमें क्या देखने को मिलता है? तो मेल में अगर प्यूबर्टी डेवलप हो रही है तो फर्स्ट सिम्टम हमें जो साइन हमें देखने को मिलेगा वो साइन है टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट ये देखने को मिलेगा। सेकंड, प्यूबिक हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा। तीसरा हमें देखने को मिलेगा मसल्स ग्रोथ भी हमें देखने को मिलेगी। मसल्स ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। ग्रोथ स्प्रूच हमें देखने को मिलेगा। ग्रोथ स्पूट हमें देखने को मिलेगा। हाइट स्पूट हमें देखने को मिलेगा। फेशियल हेयर ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे पहला फर्स्ट साइन होगा प्यूबर्टी का मेल के अंदर, वो देखने को मिलेगा टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल लाइफ गोल इज। इंडिविजुअल लाइफ गोल क्या है? तो इंडिविजुअल लाइफ गोल है पर्सनल मोटिव। क्या है इंडिविजुअल लाइफ गोल? पर्सनल मोटिव को हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल लाइफ गोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल लाइफ गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एक्सटर्नल कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा फ्रस्ट्रेशन का कोज नहीं है? स्टैंडिंग इन लाइन, आप लाइन में खड़े हो उससे भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। स्टैंडिंग इन ट्रैफिक, आप ट्रैफिक में खड़े हो वहाँ पर भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। रोड ब्लॉक्स हैं उस कंडीशन में भी आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन आपका IQ लेवल लो है, इस कंडीशन में आपको
फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, लो IQ लेवल वाले हमें फ्रस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पर्सन ऑफ हंगर स्ट्राइक फ्रॉम पास्ट 3 days विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिनरी टेस्ट वुड गिव ए पॉजिटिव रिएक्शन। एक पेशेंट है जो लास्ट 3 डेज से क्या है, हंगर स्ट्राइक में है, तो इनमें से हम कौन सा यूरिनरी टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो फास्टिंग वाले पेशेंट में अगर हम रोथेरा टेस्ट करवाएंगे तो वो हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। रोथर जो टेस्ट होता है फास्टिंग वाले को, हमारे जो हंगर स्ट्राइक वाले पेशेंट होते हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलेगा, रोथरा टेस्ट पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वही बात करें हम बेनेडिक्ट टेस्ट की, तो बेनेडिक्ट टेस्ट किया जाता है यूरिन ग्लूकोज के लिए। किसके लिए, यूरिन ग्लूकोज के लिए। बारफोइड टेस्ट, बारफोइड मोनोसेकेराइड को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसको डिटेक्ट करने के लिए, मोनोसेकेराइड को डिटेक्ट करने के लिए, सेकेराइड्स को डिटेक्ट करने के लिए क्या टेस्ट किया जाता है, बारफोर्ड। वही बात करें ब्यूरेट टेस्ट, तो ब्यूरेट टेस्ट किसके लिए जाता है, पेप्टाइड बाउंड को डिटेक्ट करने के लिए। किसके लिए, पेप्टाइड बॉन्ड्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम है। तो ये लेवल ऑफ कौन से का है, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं। वही बात करें हम प्राइमोडियल प्रिवेंशन, तो प्राइमोडियल लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो एग्जाम्पल है वो है प्रमोटिंग हेल्थी लाइफस्टाइल। प्रमोटिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल। वही बात करें हम प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, तो इसका है इम्यूनाइजेशन। क्या है, इम्यूनाइजेशन। और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का एग्जाम्पल है रिहेबिलिटेशन। क्या है, रिहेबिलिटेशन या फिर क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट। क्रोनिक डिजीज मैनेजमेंट ये किसका उदाहरण है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें किसमें देखने को मिलती है, तो जो GI है यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाईएस्ट किस में देखने को मिलेगी, तो हाईएस्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें देखने को मिलेगी डेक्सट्रोज में। वैल्यूज़ क्या होती है, वैल्यूज़ होगी 100। सबसे ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमें देखने को मिलेगी डेक्सट्रोज में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसे बोलेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलेंगे राइजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, राइजेज ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टेज कंपैरिजन टू अदर फूड, एनी अदर फूड्स की तुलना में ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टली राइज होना, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलेंगे। जिसकी वैल्यूज़ क्या होगी, डेक्सट्रोज की 100 होगी और सबसे ज़्यादा किस में देखने मिलेगी, डेक्सट्रोज में। वही बात करें आइसक्रीम की, तो आइसक्रीम की जो वैल्यूज़ होगी वो 57 टू क्या होगी, 62 होगी। क्या होगी, 62। कुकुम्बर की जो होगी वो होगी 15। और ब्रेड की डिपेंड करती है ब्रेड किसका बना है। अगर वीट गेहूं का ब्रेड बना हुआ है तो उसकी होगी 65 टू 71। और अगर मान लो ग्रेन्स का बना हुआ है तो ग्रेन्स वाले की होगी 50 से 70 वैल्यूज़ यानी GI हमें देखने को मिलेगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है,
एलिमिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स अकर विद द हेल्प ऑफ, किसी भी व्यक्ति की बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने की जो प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मदद से हम जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, फ्री एंटीऑक्सीडेंट्स हम बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल एलिमिनेट करने की प्रक्रिया को एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रोस मोटर डेवलपमेंट ऑफ 6 to 8 month ओल्ड इन्फेंट, इनमें से 6 से 8 महीने के बच्चे में हमें ग्रोस मोटर डेवलपमेंट क्या देखने को मिल सकता है। तो 6 से 8 बच्चे में हमें देखने को मिलेगा क्राउलिंग, हमें देखने को मिलेगा 6 to 8 month वाले में। वही बात करें होल्ड हेड इरेक्ट, तो ये हमें देखने को मिलेगा 2 to 6 month वाले बच्चों में। इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर अर्ली की बात करें तो 1 से 2 मंथ आ जाएगा, और फुल डेवलप की बात करें तो 4 to 6 मंथ आ जाएगा। फुली होल्ड हेड्स तो 4 to 6 मंथ, और अर्ली कब देखने को मिलेगा, 1 से 2 महीने में। वही बात करें हम सिट विदाउट सपोर्ट कब देखने को मिलेगा, 6 to 9 मंथ की एज में हमें क्या देखने को मिलेगा, विदाउट सपोर्ट पे बच्चा बैठने को देखने को मिलेगा। वही बात करें स्टैंड विद सपोर्ट, तो स्टैंड विद सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 9 to 12 मंथ्स। और वही बात करें विदाउट सपोर्ट, तो विदाउट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 9 to 12 मंथ्स, और विद सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा 7 to 9 मंथ। 7 to 9 मंथ में तो ये सपोर्ट में होगा, और विदाउट सपोर्ट में हमें देख लेंगे 9 to 12 मंथ में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक ऑफ प्रोटीन फॉर एन इंडियन एडल्ट इज, जो रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक है प्रोटीन की इंडियन एडल्ट के लिए वो क्या होनी चाहिए। तो रोज़ हमें कितना प्रोटीन एडल्ट व्यक्ति को लेना चाहिए, तो एडल्ट व्यक्ति को रोज़ 0.8 ग्राम से लेकर 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, 0.2 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। तो आपका आंसर में 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर मान लो 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको कितना लेना चाहिए, 60 ग्राम लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 60 ग्राम लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीवियर ब्लड लॉस रिजल्ट इन, एक्सीडेंट के दौरान अगर सीवियर ब्लड लॉस हो रहा है तो वो क्या कंडीशन कॉज करेगी। तो सीवियर ब्लड लॉस वाली अगर किसी को हो रहा है तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। हाइपोवोलेमिक शॉक देखने को मिलेगा। तो इस आंसर होगा आपका शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एडल्ट एनूरिया रेफर टू यूरिन आउटपुट लेस देन, एडल्ट में एनूरिया हम किस कंडीशन को कह सकते हैं कि उसका यूरिन आउटपुट कितने से कम होना चाहिए। तो एनूरिया हम किसे कहेंगे कि यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml पर डे। क्या होना चाहिए, 100 ml पर डे होना चाहिए। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनूरिया। एनूरिया कौन सी कंडीशंस में हमें देखने को मिल सकता है, अगर किडनी फंक्शंस क्या हो गए हों, किडनी फंक्शंस फेल हो गए हों। अगर किडनी फंक्शंस फेलियर हो गए हों तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट में एनूरिया देखने को मिल सकता है। या कोई पेशेंट ऐसा है जिसको डायबिटीज़ हैं, डायबिटीज़ वाले पेशेंट में भी हमें एनूरिया, किडनी स्टोन वाले में भी देखने को मिल सकते हैं। किडनी स्टोन वाले में देख सकते हैं, किडनी फेलियर वाले में भी हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब सेंटर इज रिनेम्ड एज, सब सेंटर को किस नाम में चेंज किया गया है। तो अब
पहले सब सेंटर बोलते थे, अब सब सेंटर को रिनेम्ड किया गया है। तो नया नाम क्या है सब सेंटर का? सब सेंटर का नया नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, और साथ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी कौन से रूट से ट्रांसमिट होता है? तो हेपेटाइटिस से कौन से रूट से ट्रांसफर होगा? तो हेपेटाइटिस होगा कंटामिनेटेड ब्लड से, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से। कौन कौन से? हेपेटाइटिस बी, सी और डी, तीनों कहाँ कैसे ट्रांसमिट होते हैं? कंटामिनेटेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से क्या होते हैं? ट्रांसमिटेड होते हैं। वहीं बात करें फीको ओरल रूट से, तो फीको ओरल रूट से होता है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए क्या होता है? ट्रांसमिशन होता है किससे? फीको ओरल रूट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम इंक्लूड। जो नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम है, ये किसके लिए बनाया गया है? तो ये किसके लिए बनाया गया था? ये बनाया गया था कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवेस्कुलर और स्ट्रोक्स को प्रिवेंट करने के लिए। किसके लिए? कैंसर, डायबिटिक, कार्डियोवेस्कुलर और स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया था। ये कब एस्टाब्लिश लॉन्च हुआ था? ये कब लॉन्च हुआ था? सन 2010 में। कब हुआ है? सन 2010 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया? यानी कि बीसीसीआई का चेयरमैन कौन है? तो एट प्रेजेंट बीसीसीआई का जो चेयरमैन है वो है रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल नर्सेज डे इज ऑब्जर्व अराउंड द वर्ल्ड ऑन। जो इंटरनेशनल नर्सिंग डे है या नर्सेज डे है, कब सेलिब्रेट किया जाता है पूरी दुनिया में? तो इसको हम कब सेलिब्रेट करते हैं? जो नर्सिंग की जो फाउंडर है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग की जो फाउंडर है कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनके जन्म दिवस पर हम क्या करते हैं? नर्सेज डे मनाते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 12 मई 1820 में। कब हुआ था? 12 मई 1820 को। तो 12 प्रत्येक ईयर हम 12 मई को क्या मनाते हैं? नर्सिंग दिवस मनाते हैं। कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था जो फ्लोरेंस एक प्लेस है, फ्लोरेंस एक प्लेस है कहाँ पर? इटली में। वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1910 में। क्वेश्चन आ सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? 13 अगस्त 1910 में। कहाँ हुई थी? लंदन के अंदर, यूनाइटेड स्टेट में प्रेजेंट है। इनको हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं। फादर ऑफ नर्सिंग भी बोलते हैं इसको, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। क्लियर है? इनको एक और नाम से जाना जाता है लेडी विद लैंप। लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है। द लेडी विद लैंप के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लियर है दोस्तों? यहाँ चलता है अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन ये रहा वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर। किस तारीख को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है?
10 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को हम क्या करते हैं प्रत्येक साल 10 अक्टूबर को प्रत्येक साल हम क्या करते हैं वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बीएमआर आउट ऑफ द फॉलोइंग। बीएमआर से रिलेटेड गलत स्टेटमेंट हमें चूज करना है, तो क्या है? ऑप्शन ए है बीएमआर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द सरफेस एरिया, तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है कि सरफेस एरिया से रिलेटेड है। दूसरा है बीएमआर इज इन्वर्सली प्रोफेशनल और टू द एज, ये भी सही है। नेक्स्ट है मेल हैव हायर बीएमआर देन द एज मैच्ड फीमेल, तो ये भी सही है। तो आपका आंसर राइट क्या होगा? बीएमआर इज इंक्रीज्ड इन वार्म क्लाइमेट, बिल्कुल गलत है कि वार्म क्लाइमेट के कारण बीएमआर नहीं बढ़ती है। तो ये क्या है आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। लेकिन अगर बीएमआर के बारे में पूछे तो ये क्या है? गलत है कि कभी भी वार्म क्लाइमेट के कारण बीएमआर नहीं बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, आपका आंसर होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिसोल्यूशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोब्स इज, जो माइक्रोस्कोप है उसकी जो रिसोल्यूशन पावर कंपाउंड होती है वो कितनी होती है? तो जो माइक्रोस्कोप है उसकी जो पावर ऑफ कंपाउंड है वो क्या है? तो वह है 0.2 माइक्रोमीटर। क्या है? 0.2 माइक्रोमीटर। तो आपका आंसर ये होगा 0.2 माइक्रोमीटर। वही बात करें, क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि जो माइक्रोस्कोप हैं उसका आविष्कार किसने किया था या इन्वेंट किसने किया? माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किसने किया? तो ये आंसर आएगा आपका जो पिताजी और सन, जो बाप बेटे थे, उन्होंने किया। हैंस एंड जेचेरियस जैनसन, हैंस एंड जेचेरियस जैनसन, इन्होंने क्या किया? ये बाप बेटे की जोड़ी थी, इन्होंने क्या किया? माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। फादर एंड सन दोनों ने क्या किया? हैंस एंड जेचेरियस जैनसन ने क्या किया? माइक्रोस्कोप को इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग गिवन नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट। इनमें से हमें नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट किस में देखने को मिलता है? तो नेगेटिव बेनेडिक्ट टेस्ट हमें देखने को मिलेगा सुक्रोज के अंदर। किसके देखने को मिलेगा? सुक्रोज में। पहली बात तो बेनेडिक्ट टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? जो डिटेक्ट करने के लिए किसको? रिड्यूसिंग शुगर को जो रिड्यूसिंग शुगर हो उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? बेनेडिक्ट टेस्ट करेंगे। और वहीं बात करें बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव किस में देखने को मिलेगा? शुगर में। क्यों देखने को मिलेगा? कि सुक्रोज क्या है? डाइसैकेराइड है। क्या है? डाइसैकेराइड्स हैं। क्या है? डाइसैकेराइड्स जो किससे मिलकर बनी होती है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से। तो इनमें हमें क्या देखने को मिलेगा? नेगेटिव देखने को मिलेगा। और शुगर किससे मिलकर बनी होती है? एल्डिहाइड और कीटोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेली एडिशनल कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर प्रेग्नेंट वुमन। प्रेग्नेंट वुमन के लिए डेली कैलोरीज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो कितनी होती है? 500 कैलोरीज या 600 कैलोरीज हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है 0.75 mg। तो ऑप्शन ए है लेवोजेस्ट्रेल 1.5 माइक्रोग्राम, ऑप्शन बी है लेवोजेस्ट्रेल 0.75 mg, ऑप्शन सी है लेवोजेस्ट्रोल 150 mg, और या फिर पीओपीस। तो आपका आंसर आएगा लेवोजेस्ट्रेल 0.75 mg। क्या है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विद इन
विदिन 72 हावर्स इसको हम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसी को लिए हम क्या बोले, अनवांटेड 72 पिल्स भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनवांटेड 72 पिल्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेफर्ड साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इन इन्फेंट। इन्फेंट के लिए जो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की जो प्रेफर्ड साइट है वो कौन सी है। तो जब भी हम इन्फेंट को इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएंगे तो उसके लिए जो प्रेफर्ड साइट होगी वो है वेस्टस लेटरलिस मसल्स। तो वेस्टस लेटरलिस मसल्स में हम क्या करेंगे, इन्फेंट को IM इंजेक्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन ब्रेन। CSF का ब्रेन के अंदर बढ़ जाना क्या कहलाएगा, CSF का ब्रेन के अंदर बढ़ जाना ये कहलाएगा हाइड्रोसेफेलस। क्या कहलाएगा, हाइड्रोसेफेलस। वही बात करें NTD, तो NTD क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, जो कि डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड हमें देखने को मिलता है। फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसमें क्या होगा, ये एक प्रकार का बर्थ डिफेक्ट है। बर्थ डिफेक्ट है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफेक्ट पैदा करता है। वहीं बात करें स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा भी क्या एक प्रकार का बर्थ डिफेक्ट है, जिसमें जो स्पाइनल कॉलम्स होते हैं, स्पाइनल कॉलम्स जो होते हैं वो प्रॉपर रूप से क्लोज नहीं हो पाते हैं। उसे को हम क्या बोलेंगे, स्पाइना बाइफिडा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इज ए गवर्नमेंट रन इंश्योरेंस स्कीम इज। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है, गवर्नमेंट ने ये स्कीम किन के लिए बनाई है। तो स्कीम बनाई गई है गरीब लोगों के लिए। किसके लिए, पुअर पीपल्स के लिए। ऐसे लोग जो BPL फैमिली वाले हैं, BPL फैमिली वालों के लिए ये स्कीम बनाई गई है। इसमें क्या करता है, ये क्या है, कैशलेस स्कीम है। कैशलेस स्कीम है, किसमें, कोई भी अगर इस फैमिली का व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो वहाँ पर उसको पर फैमिली को क्या देते हैं, 30,000 रुपये तक कैशलेस फंड प्रोवाइड किया जाता है। ये स्कीम सन 2008 में लागू की गई थी। क्या कही गई थी, लॉन्च्ड की गई थी। किसके लिए, पुअर पीपल्स के लिए या BPL फैमिलीज़ के लिए। पर फैमिली को इसमें कितना दिया जाता है, 13,000 पर ईयर दिया जाता है। एक साल में 30,000 रुपये इंश्योरेंस स्कीम है जो इसमें बीमा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडे फीवर इज ऑल्सो नोन एज। मंडे फीवर हम किसको जानते हैं, मंडे फीवर ऑल्सो नोन एज क्या है, तो मंडे फीवर किसको बोलते हैं, बैसिनोसिस को ही हम क्या बोलते हैं, मंडे फीवर बोलते हैं। बैसिनोसिस को हम क्या बोलते हैं, मंडे फीवर बोलते हैं। जो कॉटन डस्ट के द्वारा होता है, क्या होता है, किसके द्वारा होता है, कॉटन डस्ट के द्वारा। वही बात करें बेगेसोसिस, तो बेगेसोसिस किसके द्वारा होगा, शुगर केन डस्ट के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, शुगर केन डस्ट के द्वारा होगा। शुगर केन डस्ट के द्वारा होगा। एब्स्टेसोसिस ये फाइबर्स के द्वारा होगा। COPD एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर है। क्रोनिक डिजीज लंग्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर WHO ब्लाइंडनेस इज इफ विजुअल एक्टिविटी लेस देन। WHO के अकॉर्डिंग हम ब्लाइंडनेस किसको बोलेंगे, जिसमें विजुअल एक्टिविटी कितने से कम होनी चाहिए। तो विजुअल एक्टिविटी लेस देन 30/60 से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंडनेस बोलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि हमारी जो क्लासेज है वो कैसी चल रही है। तो आपके कमेंट्स और सुझाव हमें
ज़रूर दें। और अगर आपको स्पेशल किसी भी टॉपिक से या किसी भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस चाहिए, MCQs चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपके लिए वो MCQs भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आपकी स्टडी को आप कंटिन्यू रहो। थैंक यू सो मच।